एनक्लेव 2025। प्रैक्टिकल होनी चाहिए थी, उतनी प्रैक्टिकल नहीं बन पाई और इससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए मैं विभाग की ओर से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब राज्य सरकार बहुत कृत संकल्प है और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो हमारे माननीय खान मंत्री जी महोदय हैं, उनका विज़न बहुत अच्छा है। उनकी दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व में ये राज्य चौर विकसित हो रहा है। उसका कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। उनके पधारने के बाद में देश के जो मेजर ब्लॉक हुए उसमें 20% हिस्सा अकेले एक राजस्थान का है, बाकी सारे प्रदेश एक तरफ है, 20% राजस्थान का है। और उसके लिए राज्य को बेस्ट ऑक्शन के लिए अवार्ड मिला है इंडिया लेवल पे। उसके बाद में जो ऑक्शन के ब्लॉक्स आए हैं, अभी इस चालू सत्र के अंदर ही 55 का टारगेट था, उसके अगेंस्ट हमने 34 ब्लॉक्स तो 4 महीने के अंदर ही कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है राज्य के लिए कि भारत सरकार इंसेंटिव दे रही है। उसमें 3 तरह के इंसेंटिव है। एक तो ये कि माइनर मिनरल में ज़्यादा ब्लॉक दे दो, दूसरा ये है कि 10 ब्लॉक मेजर मिनरल के ऑपरेशनलाइज कर दो, और तीसरा है इंडेक्सिंग का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से ये तीनों ही इंसेंटिव, जिसके अंदर माइनर मिनरल के 100 करोड़, इंडेक्स के 100 करोड़ और मेजर मिनरल के 10 ब्लॉक के 300 करोड़, 500 करोड़ इस विभाग के पास आएंगे तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत सराहनीय कदम है। मेरे भाई लोग ये कह रहे थे कि हम और आप में दूरी क्रिएट कर रहे थे। हम और आप एक ही हैं। हम अपने आप को भगवान समझते हैं और आप हमारे दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष, फूल, पुष्प, जो भी कह दो आप, जड़ी बूटी, वो हैं। आपका एक पत्ता भी मुड़ जाए तो हमें अंदर से कचोट होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी कोई भी हो। और जब जब भी समस्या आई है, पवन जी और गौरव मोदी जी भी साक्षी है कि एसोसिएशन ने और विभाग ने एक साथ मिलकर हर स्टेज पे लड़ाई लड़ी है, चाहे वो ईसी की लड़ाई हो, चाहे अरावली की लड़ाई हो, हमने साथ मिलकर लड़ी है और आगे भी हम साथ मिलकर ही लड़ेंगे। कुछ गौरव खंडेलवाल जी का था सेम स्लोप का। सेम स्लोप सही है, सेम स्लोप के अंदर नहीं दिया जाना चाहिए। और हम भी पट्टे बनाते हैं, उसके अंदर जियोलॉजिकल रिपोर्ट में ये देख लेते हैं कि सेम स्लोप के अंदर नया पट्टा नहीं काटें। पहले ये रूल्स में भी था, अब इसको वापस जो नई नीति होगी उसके अंदर सरलीकृत करने में ये सम्मिलित कर लेंगे। क्योंकि अगर सेम स्लोप में ऊपर खनन होगा तो नेचुरली नीचे वाला खनन नहीं कर सकता है। पवन जी का सुझाव था कि वो मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया, पॉलिसी के अंदर योग्य और खानधारकों को सम्मिलित करना है। वो आपके सुझाव बिल्कुल लेंगे, क्योंकि आपके जो सुझाव आएंगे वो प्रैक्टिकल सुझाव होंगे। हमारे सुझाव जो कानूनी सुझाव होंगे वो और प्रैक्टिकल सुझाव मिल जाएंगे तो एक सही मायने में नीति और नए नियम परिलक्षित हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन आया था कि इलीगल माइनिंग, अवैध खनन और ड्रोन का भी क्वेश्चन आया था। ड्रोन का तो चला है और ईसी के लिए भी आया था। गौरव जी ने कहा था कि ईसी के लिए B1 B2 कैटेगरी है, तो उसका मेरा निवेदन है कि ईसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दी जाती है, जो MOEF भारत सरकार का प्रावधान है और उसमें B1 B2 कैटेगरी उनके द्वारा निर्धारित की हुई है। उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं है और उसमें जो मिनिमम पीरियड दिया हुआ है वो 105 दिन का है, पर उसको कम कराने के प्रयास भी राज्य सरकार कटिबद्ध है उसके लिए और पत्राचार लगातार चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि यहाँ से हरियाणा में जो जा रहे हैं उसमें आपके टैक्स लग रहे हैं, उसके लिए भी राज्य सरकार जागरूक है और राज्य सरकार ने उनसे वार्ता भी कर ली है और आगे उनको इस चीज़ को सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन ये आया था आपका
अवैध खनन के पिट का, तो इसके अंदर ये है कि पहले तो मेरा आप सभी भाई लोगों से, आप तो पुराने हैं, अब नए कोई भी खनन पट्टा हो तो आप डिमार्केशन के समय कम से कम अपना पिट है उसकी मेजरमेंट करवा लें। उसमें ये आ जाए कि ये ऑलरेडी पिट इतना बना हुआ है, ताकि वो जो पिट है वो आपके खाते में नहीं डाला जाए। सेकंड, जो आपकी भ्रांति है कि ड्रोन सर्वे एक होके और वो जितना आपने वॉल्यूम निकाला जो पुराना किसी ने भी इलीगल किया वो आपके खाते में डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी सर्वे का बेस क्या होता है? एक बेसलाइन डेटा। आज विभाग के पास बेसलाइन डेटा नहीं है कि आपने जब खनन कार्य प्रारंभ किया उस समय उस सतह का लेवल क्या था और आज आप किस लेवल पे पहुंच गए हो। तो अब जो फर्स्ट टाइम जो डेटा होगा वो एक डेटम होगा या वो बेसलाइन डेटा होगा, उसके ऊपर नींव खड़ी होगी। तो उससे पहले वाला उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जा सकता और कानूनी पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा, रॉयल्टी असेसमेंट करने की योजना है, लेकिन इसके अंदर चूंकि माइनर मिनरल है तो इसमें डायमेंशनल स्टोन जैसे मार्बल ग्रेनाइट है, इसमें रिकवरी बहुत वेरी करती है। ब्लॉक नहीं निकलता है, कहीं 15% निकलता है, कहीं 20% निकलता है। हमारे कुछ भाई लोगों को ज्ञान नहीं होता है, आरक्यूपी बना देता है कि 80% रिकवरी है। हमने ड्रोन से कैलकुलेशन कर लिया, तो ड्रोन एक वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकता है, वो मिनरल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसमें एग्जैक्ट कितना मिनरल निकला है। तो वॉल्यूमेट्रिक और एक जनरल आइडिया के लिए तो ड्रोन सही है। पर्सनल उसको मिनरल के लिए असेसमेंट के लिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होंगे, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार बहुत डिटेल से एसओपी बना रही है जिसमें आपके सबके सुझाव भी सम्मिलित किए जाएंगे। अच्छा, अवैध परिवहन और ट्रैक्टर की भी बात आई थी। तो ट्रैक्टर का जनरली ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देते हैं, लेकिन उसका कन्वर्जन आप अगर कॉमर्शियल यूज़ में करवा लें तो ट्रैक्टर से भी आप खनिज परिवहन कर सकते हैं। ये पूर्ण सुविधा दी हुई है। एमनेस्टी उन मुद्दों में दी जाती है जो अपने जो कहते हैं, मारवाड़ी में कहावत है कि डूबते से कुछ भी भला। जो पैसा हमारा डेट में चला गया या कोई खंडित हो गई खान और पैसा नहीं आ रहा है, उनके लिए हम एमनेस्टी लाते हैं कि भाई ब्याज माफ़ कर दे, कम से कम मूल तो चुका दो। तो आप लोगों के लिए या पेनल्टी के लिए एमनेस्टी नहीं है, और पेनल्टी का हमारा ये मकसद भी नहीं है कि किसी को टेरराइज करें या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। हम इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, एक फेसलेस सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको कहीं भी विभाग का डायरेक्ट प्रत्यक्ष आना नहीं पड़े और आपका कार्य सुगमता से हो जाए। एक मोदी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जहाँ भी लीज होती है वहाँ पे कोई कमरा बना देते हैं। सही बात है, यहाँ कोई झोपड़ी बना देता है, वो कर देता है, फिर क्या साहब मेरे को ब्लास्टिंग से पत्थर आ रहे हैं और वो लीज दी जा रही। तो 2003 के अंदर हमारी एक प्रथा चल रही थी उस समय कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम माइंस, और न केवल माइंस बल्कि मिनरल संभावित क्षेत्र को भी हम उसके अंदर इंदराज करवा देते थे और लाल पेन से उसमें रेवेन्यू नक्शे के अंदर वो इंदराज हो जाता था कि ये खान विभाग की भूमि है, उसमें कोई अलॉटमेंट नहीं होता था। तो आपने तो बहुत सहृदयता दिखाई कि 45 मीटर तक कोई आवंटन नहीं हो, जबकि मेरा कहना ये है कि इसमें आपको 500 मीटर के अंदर जो खनन क्षेत्र है उसमें कोई भी रास्ता, कोई भी एनक्रोचमेंट या कोई अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर यही समस्या आ जाएगी। तीसरी पॉइंट आया, एक पॉइंट ये भी आया था कि यूआईटी जैसे बनाती है कॉलोनी, बहुत अच्छे रास्ते बना लेती है, गार्डन बना लेती है, रोड साइड में पेवमेंट बन जाता है, और माइनिंग में हम रास्ता नहीं बनाते, रास्ता नहीं देते हैं। इसका एक लॉजिकल कारण है, नेचुरल रिसोर्स बहुत ही रेयर है, ये फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि अदृश्य मतलब हमेशा के लिए असीमित है और अनंत काल तक के लिए है। इन्हें हमें बहुत देखभाल करके यूज़ करना है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखना है। और ये देश की एक धरोहर है, हमें विजन 2047 को अचीव करने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए भी इनका यूज़ बहुत इकोनॉमिक तरीके से करना होगा। इसलिए जब भी हम प्लॉट बनाते हैं, हम प्लेन लैंड पे या बंजर लैंड पे नहीं बनाते हैं
कि हम वहाँ रोड छोड़ दें। वो हमारा पूरा मिनरलाइज जोन होता है। अगर हम मिनरलाइज जोन पे एक सड़क बना देंगे 40 फीट की, तो उसके नीचे का मिनरल है उसकी समाधि लग जाएगी, वो दफन हो जाएगा। इसलिए हम नेक टू नेक जो एरिया काटते हैं वो उसका रीज़न ये है। लेकिन रूल्स में ये प्रावधान दिया हुआ है कि कोई भी किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गांव वालों के या कुछ ब्लैक मेलर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एक जिला कलेक्टर महोदय की यहाँ कमेटी बनी हुई है और राज्य सरकार से और नई नीति में ऐसा आग्रह किया जाएगा और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि जो है वो लोगों को रास्ते नहीं दिए जाए। ब्यावर में भी मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और भी कुछ जगह पे प्रॉब्लम आई है कि लोगों को हमने ऑक्शन में लीज दे दी और लोग 6-6 साल तक नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो ये एक चिंतनीय विषय है। राज्य सरकार इस पर गंभीर है और इस पर कठोर कानून बनाए जाएंगे। एमसैंड के बारे में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन एमसैंड का प्रयोग क्या फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपका ही क्वेश्चन था उस समय। तो मेरा ये है कि हम सनातन धर्मी हैं और सनातन काल से ही हम प्रकृति पूजक रहे हैं। प्रकृति के अंदर हम पेड़ पौधे नदियों को हम भगवान का दर्जा देते हैं और हमारे यहाँ 12 महीने बहने वाली पेरिनियल रिवर्स नहीं है और हमने हमारी जो महत्वाकांक्षा है या जो हमें अधिक पाने की लालसा है उसके कारण हमने नदियों को बंजर बना दिया, नदियों को खोद के गड्ढे बना दिए हैं। उसके कारण वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ गया है। तो इसके लिए एमसैंड ही सबसे अच्छा विकल्प है और हमें हमारी नदियों को प्रदूषण मुक्त करना होगा और उसको बचाना होगा। लेकिन चूँकि कारीगर को वो जो रिवर सैंड है उससे वो टोटल जो कर सकता है एक दिन के अंदर जितने स्क्वायर फीट कर सकता है चिनाई ये उसमें क्या प्लास्टरिंग, वो नहीं हो पाती है। तो हमें कुछ कारीगरी बढ़ानी पड़ेगी। कुछ हमें एमसैंड बनाते हैं तो उनको मशीनरी लगानी पड़ती है, उनको मशीन भी के लिए सब्सिडाइज करना पड़ेगा, उसकी रेट को हमें चीप करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैंडेटरी करना पड़ेगा कि आप एमसैंड के अलावा बजरी काम में ही नहीं ले सकेंगे, जब भी हम ये इसको सार्थक कर पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया कि खान क्षेत्र को खनन को उद्योग का दर्जा दिया जाना, वो बहुत ही वाजिब मांग है। हम भी 8-10 सालों से उठाते आ रहे हैं, हम भी आपके साथ ही हैं इसके अंदर। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले हाथ से खुदाई होती थी, टाँकी हथौड़ी से आदमी काम करता था और उस समय खान नहीं बोलते थे, उसको खान ही बोलते थे। हमारे मारवाड़ साइड में छोटे मोटे गड्ढे होते थे, उनको खान ही करते हैं। आजकल मैकेनाइजेशन का ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना आ गया है, एक से एक मशीनें चल रही है। तो लोगों को एक खान लेने में, फिर उसको चलाने में, उसका मलबा हटाने में, उसका प्रोडक्शन लेने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है और उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि उसके पास में माल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो इसे उद्योग का दर्जा देके उनको इंसेंटिव, उनको लोन, उनको जो भी फैसिलिटी है वो दी जाने बहुत न्यायोचित मांग है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। अब आपका सर, अब मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले ये तो क्लियर हो गया है कि जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था वो दोस्ती हो गई है शायद। अब टाइम इज योर्स, कब आना है, कहाँ आना है, या तो आप पधार जाएं या मैं हाजिर हो जाता हूँ कॉफ़ी के लिए। आप जो भी जाओ बताओ, कल परसों, देर भी नहीं करना अपने को, शुभ काम में देरी नहीं जी। हैं जी, लंच साथ में हो, कल का लंच। अरे क्या बात है, मैं तो चाय की उम्मीद कर रहा था, लंच तो और भी कुछ ही नेकी और पूछ पूछ। ये के विश्नोई सर को, सो काइंड ऑफ यू। ये के विश्नोई सर को बता देती हूँ कि जब हमारा पहला पैनल था उस वक्त कुछ सवाल किए गए थे और उसके बाद एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था स्टेक होल्डर्स के द्वारा और सर ने वो हाथ थाम लिया है आज। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो कुछ सवाल मेरे हैं और वो ये, सबसे पहला ये कि अप्रधान खनिजों के ऑक्शन से पहले प्री एम्प्टेड क्लियरेंस वो नीति लाई जा रही है, क्या ये कार्य योजना है और कब से लागू हो सकेगी? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हमारे विभाग के अधिकारी राजकुमार जी ने भी फरमाया था कि ये गुजरात में व्यवस्था चल रही है।
लेकिन मैं राजकुमार जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि गुजरात में मात्र एक प्लॉट ही ऑक्शन हुआ है प्री एम्बेडेड, और ये प्री एम्बेडेड हमें भी ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हम टेक्निकल आदमी होते हुए भी 30 साल में हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि हमें प्री एम्बेडेड करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का ये विज़न था और उनकी ये बजट घोषणा थी कि हम प्री एम्बेडेड ब्लॉक बनाकर ही ऑक्शन करेंगे, और उसके कारण हमने 66 ब्लॉक माइनर मिनरल के और 8 मेजर मिनरल के ब्लॉक प्री एम्बेडेड करके, प्री एम्बेडेड का मतलब होता है सारी क्लियरेंसेस लेके, चाहे ईसी हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, चारागाह हो, वो सब लेके हम एक साथ लेके फिर ऑक्शन करेंगे। तो हमारे एक पैनलिस्ट का ये भी क्वेश्चन था कि हमें कार्य करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो सही बात है। आज आप प्रोजेक्ट चालू करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में 3 साल लग जाता है या 4 साल लग जाता है, तो आपकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जब हम प्री एम्बेडेड ब्लॉक्स देंगे, आप रेडी टू वो होंगे। एक तो मकान आपको प्लॉट दिखा दिया और एक रेडी सैंपल बता दिया कि साहब आप ऐसा मकान हम बनाएंगे, और एक आपको रेडी टू लीव मकान दे दिया। तो ये रेडी टू लीव, रेडी टू स्टार्ट माइनिंग, ये हम देने जा रहे हैं, और दिसंबर के अंदर ये प्री एम्बेडेड ब्लॉक्स ऑक्शन हो जाएंगे। ये एक पहला पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम अधिक से अधिक प्री एम्बेडेड ब्लॉक्स ही देंगे। ये राज्य सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में कृत संकल्प है। जी सर, राज्य सरकार की एक और कह सकते हैं कि इलीगल माइंस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, यानी अवैध खनन नहीं होना चाहिए। अब उस पर किस तरह से कार्य हो रहा है, और कोई आपका इस तरह का एक्सपीरियंस जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी रही हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय का व्यक्तिगत विज़न है ये कि ये जीरो टॉलरेंस हो इलीगल माइनिंग और टैक्स इवेजन के प्रति। और अभी इस चालू वित्तीय वर्ष का भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 अप्रैल से अभियान चालू किया था। 2 अप्रैल से लेके अभी तक हमने लगभग 5000 प्रकरण दर्ज कर लिए। 574 करोड़ के हमने इलीगल के पंचनामे बनाए, 74 करोड़ की वसूली की हमने, 300 लोगों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की, 270 लोगों को हमने अरेस्ट किया, और 5,500 मशीनरी सीज की। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विभाग के हमारे जो कर्मठ अधिकारी हैं और कर्मचारी और फील्ड स्टाफ है, ये उनकी डेडिकेशन को दर्शाता है कि वो रात दिन सतत प्रयास करके कैसे राज्य सरकार के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। हमें और हमारे फील्ड स्टाफ के जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं, उनको बहुत बार असामाजिक तत्वों से भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो निडर होकर डटे रहते हैं, और उसी का परिणाम ये है। जहाँ तक कि आपने एक क्वेश्चन किया मुझसे कि इसमें आपका अनुभव, तो मैं अगर मेरा अनुभव सुनाने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है आज की शाम भी अधूरी पड़ जाएगी, रात हो जाएगी। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको। मैं एडीएम विजिलेंस था 2019 के अंदर, तो एक दिन के अंदर हमने एक जो टारगेट बनाया, राजस्थान के अंदर 200 स्टॉक, कुल 18,000 स्टॉक थे, उसमें से टॉप हाईएस्ट जिनके पास क्लोजिंग बैलेंस था 200 स्टॉक लिए। 35 स्थानों को हमने पूरे राजस्थान में चयनित किया, वो जहाँ भी आ रही थी उनकी लेट लॉन्ग लिए। 55 टीमें बनाई हमने, सारा मिक्स करके, और एक ही दिन के अंदर सुबह से 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमने 307 करोड़ रुपए राज्य सरकार की झोली में ला के रख दिए, जो कि पूरे विभाग में 10 साल के अंदर सबने मिला के नहीं किए होंगे, वो एक दिन के अंदर प्राप्ति हो गई। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका इलीगल का प्रकरण चल रहा था 300 करोड़ का, और वो 2015 से चल रहा था। 2015 से चलते चलते 2024 आ गया, और वो सुप्रीम कोर्ट वो रिवीजन में था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट खड़े किए हुए थे। उसमें चांस की बात है कि सामने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे जीरे करने का मौका मिला था। 2 घंटे हमारी जीरे चली, और
मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि मैंने वो केस जीत लिया उन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से, और बाद में उन्होंने हाई कोर्ट से यद्यपि स्टे ले लिया, लेकिन हाई कोर्ट को भी उनको डायरेक्शन देना पड़ा और 100 करोड़ रुपए एक दिन में विभाग में आए इलीगल के। ये इतिहास है, विभाग में कभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक दिन में नहीं हुए, 100 करोड़ रुपए एक दिन में वसूल हुए। तो ये मैं कुछ मेरी पर्सनल उपलब्धि बताना चाहूँगा। जी सर, और जैसा कि आपने कहा कि अगर ये उपलब्धियों का जिक्र किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सर टेक्निक्स का थोड़ा सा बात कर लेते हैं और ड्रोन की बात करते हैं। ड्रोन टेक्निक के द्वारा खनन पट्टों का असेसमेंट, इस विधि को कहाँ तक सही माना जाए और क्या करेक्ट असेसमेंट इसमें हो जाता है? हाँ, ड्रोन टेक्निक बिल्कुल सही टेक्निक है। आप देखते होंगे कि आज से 40-50 साल पहले कैमरे में शादियों में भी अगर फोटोग्राफी होती थी या और कहीं ग्रुप फोटोग्राफी होती थी तो एक कैमरा बनता था और उसके ऊपर काला कपड़ा लगा के और फोटोग्राफर अंदर घुस के और वो कहता था, लोग बच्चे छोटे बच्चों को कहते थे कभी अंदर से कबूतर उड़ेगा। उसके बाद में दूसरे कैमरे आ गए, जो रील वाले आ गए, फिर डिजिटल आ गए, मोबाइल आ गए, अब शादियों में भी ड्रोन उड़ने लग गए। तो ड्रोन की जो एक्यूरेसी है वो 15-25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक है। तो ड्रोन की एक्यूरेसी पे डाउट नहीं किया जा सकता। ड्रोन के कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, उसके लिए आपको एक बेसलाइन डेटा चाहिएगा। आपको अगर मिनरल का आकलन करना है तो मिनरल की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी ग्रेड निकला है, ब्लॉक केबल है तो 15% निकला है, 20% निकला है, ये सारा खेल उसका है। आप वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट से पहले भी आपको प्रथम बार उसका बेसलाइन डेटा लेना पड़ेगा और भविष्य में उस बेसलाइन डेटा के आधार पर ही आप वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट कर सकते हैं। हाँ, 2-3 प्रॉब्लम्स आती है जो 2 से 10% उसमें एरर आती है। वो उस एरर का कारण या तो मौसम ख़राब है, आप आसमान में बादल है तो ड्रोन ने सैटेलाइट और वो नहीं पकड़े, बाकी आजकल लीडर और ऐसी टेक्निक्स आ गई है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। या आपका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम है, या आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ड्रोन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सर, अब इसी को लेके 3 सवाल है। पहला तो ये कि क्या इस तरह की टेक्निक्स दक्षता जो है वो खान विभाग के पास है? दूसरा ये कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से इसी को ड्रोन को लेकर असेसमेंट करने के लिए कोई SOP जारी की गई है? और तीसरा, क्या IBM से इसको लेकर कोई सुझाव लिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये आग्रह है कि जो ड्रोन है, ड्रोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने MCDR में रूल्स 34A के अंदर सबसे पहले लेके आए कि आप हर लैसी को माइन प्लान बनाते समय एक एरियल नक्शा ड्रोन का देना होता है और दूसरे माइन प्लान बनाते समय अलग देगा। अगर वो ड्रोन का नक्शा नहीं देता है तो वो हाई रिजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी जैसे क्विक बर्ड है वो उससे डेटा ले या कार्टोसैट के डेटा दे सकता है वो। और 100 मीटर का इसलिए एक्सपेंशन लेते हैं क्योंकि वहाँ लंबे लंबे एरिया हैं, 50 हेक्टेयर का मिनिमम एरिया रखते हैं और उसमें क्या है कि जो एरिया उसका प्रोडक्शन भी लंबा होता है तो जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो उनको देख ले। और ड्रोन के कारण हम उनको जियो रेफरेंस कर लेते हैं। जियो रेफरेंस करने से ऑफिस में बैठ के हम एनोमलीज पकड़ लेते हैं ताकि हमें पिन पॉइंट कर लेंगे कि कौन सा एरिया हमें देखना है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है या नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे विभाग के पास में 145 डेडिकेटेड माइनिंग इंजीनियर्स हैं, वो हर काम में दक्ष हैं, और 114 जियोलॉजिस्ट हैं, वो एक से एक सुपर्ब हैं। वो किसी भी मायने में किसी भी तुलना में कहीं भी कम नहीं है। उसके अलावा हमारे पास में 185 फॉरमैन, माइंस फॉरमैन और सर्वेयर हैं, वो भी अपने कार्य में पूर्ण निपुण हैं। उन्हें हम आगामी फेज वाइज इसको बढ़ा रहे हैं। हम उन जो फील्ड स्टाफ है उनको हम DGCA से पायलट का, ड्रोन पायलट का लाइसेंस दिलवाएंगे, हम उनका ओरिएंटेशन करवाएंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे और रेगुलर संवाद भी हम लैसी के साथ, एक संवाद हो गया है लेकिन वो बहुत कम रहा है, 4-5 संवाद लैसी से भी होंगे ताकि इनकी भी भ्रांतियाँ दूर हो जाए। और इसके अलावा जो अभी हमने ये किया है कि कुछ एजेंसी को एम्पैनल्ड कर दिया है और उस एम्पैनल्ड एजेंसी के द्वारा
ड्रोन सर्वे करवाया जा सकता है। फिलहाल राज्य सरकार ने 3 माह की इसमें मोहलत दी हुई है, क्योंकि हमारे FRP अभी रेक्टिफाई नहीं हुए हैं। सवाल FRP के स्थायी बिंदुओं को लेकर 2004-5 में जियो रेफरिंग के लिए उस वक्त सर्वे किए गए थे। अब क्या इस वक्त भी इस तरह से कोई सर्वे किए जा रहे हैं या कोई इसको लेकर कोई कार्य योजना है? बिल्कुल सही, बहुत ही सारगर्भित, और मेरे को लग रहा है कि सबकी दिलों की धड़कनें बढ़ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए कहीं न कहीं इफेक्ट कर रहा है। ये तो सर्वे जो रेवेन्यू सर्वे भारत में हुआ है वो राजा टोडरमल के समय से हुआ है। पहले चेन और जरीब होती थी, फिर हमारे कंपास लेके आए। कंपास कभी सही होता नहीं होता, बहुत सारे लोग हथेली पे कंपास लगा के कर लेते थे। फिर धीरे धीरे टेक्निक आई, DGPS आ गए। आज मैं एक सिंपल भाषा में ऑडियंस को, आप भी बैठे हैं और भी ऑडियंस सुन रही होगी, तो मैं एक लेमैन की भाषा में बात करूंगा, एज ए माइनिंग इंजीनियर बात नहीं करूंगा। आज अपने को किसी का मकान देखना है या लोकेशन है कि सब मकान नंबर 435 है, ललित होटल के सामने है, तो आप तो चले जाएंगे, आपको वो मकान मिल जाएगा, क्योंकि उसका नंबर भी है, लोकेशन भी है, और आप चले जाएंगे। लेकिन हमारी जो माइंस होती है वो मिनरल रिमोट एरिया में होता है। रिमोट एरिया में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, ना वहाँ कोई मकान बना होता है, ना कोई भवन बना होता है, ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या करते हैं कि या तो GT सीट में हमारे पास कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो लेते हैं, या कोई प्रोमिनेंट पॉइंट जैसे कोई मंदिर है, किसी का ऐसा पक्का मकान है, उसका भी पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर लेना है, या और कोई या मंदिर के ऊपर की गुमटी से उससे लेना है, उसको एक पॉइंट बांध लेते हैं हम। उस पॉइंट को बांधने के बाद में हम उससे लीज के जो चारों कॉर्नर आ रहे हैं जहाँ अप्लाई किया था पुराने ज़माने में, उसको हम लेते थे कंपास से, उसमें हम बियरिंग और डिस्टेंस की मदद लेते थे। लेकिन कालांतर में DGPS आ गया, GPS आया पहले, GPS में एरर ज़्यादा थी, फिर DGPS आ गया। तो 14-15 में हमने कुछ 6 या 8 DGPS लिए थे, लेकिन उस समय मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि हम उस DGPS को सही तरीके से देखभाल कर सकें। और उस समय एक अभियान रूप में भी चलाया गया था, तो ऐसी भी लोकेशन देखी गई कि चारों तरफ पेड़ है और उसके नीचे DGPS का स्टेशन आ गया। तो वो DGPS में जब वो सैटेलाइट ही कैच नहीं करेगा तो वो तो स्टेशन ही गलत हो गया। तो DGPS के समय जो कोऑर्डिनेट्स थे, वो लोकेशन है, उनकी लोकेशन शिफ्ट हो गई। उनके शिफ्ट होने से करीब करीब 50% लीजेज ओवरलैप हो गई। तो मैं सभी भाई लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल आपकी डिमार्केशन रिपोर्ट है वो डिस्टेंस बियरिंग है, उसको सही माना जाएगा, और उसके आधार पे हम अब नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, उससे उसके नए लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लेंगे और पड़ोसी पट्टेदारियों की मौजूदगी में सारा ये काम करेंगे, और उसको हम जियो रेफरेंस करके एक मास्टर मैप पे लेंगे, उससे ये सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। सर सवाल बहुत हैं, शॉर्ट में आंसर चाहूँगी और जिससे क्लियरेंस सबकी भी हो जाए। AI का ज़माना है और इस AI का उपयोग क्या अवैध खनन को रोकने के लिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी मैंने जोधपुर में एक आर्टिकल भी दिया था, उसमें तो AI के लिए हमारी 4 टियर की व्यवस्था है। सबसे पहले तो हम जो लीज होगी उस लीज एरिया को ही जियो रेफरेंस कर देंगे। तो जियो रेफरेंस करने से और उसके जो ई-रवन्ना है वो वहाँ से जियो रेफरेंस के बाहर आएगा, तो ई-रवन्ना ही नहीं कटेगा, ये हम AI की मदद से उसको कर देंगे। फर्स्ट चेक वहाँ लग जाएगा। सेकंड चेक हम वेब ब्रिज पे लग जाएंगे। जो एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा था कि ट्रैक्टर को ट्राई किया 2 चक्के बाहर 2 चक्के अंदर, तो वहाँ हम AI कैमरे यूज़ करेंगे। तो जब तक कि वो, और साथ में मेरे कलीग्स ने भी बताया कि GPS RFID और ये लगाएंगे, तो इनसे और सेंसर लगाने से जब तक वो सेंटर में नहीं आएगा वेब ब्रिज के, तो एग्जैक्ट वेट नहीं आएगा, और वो वेट भी हम रियल टाइम में एनालिसिस रियल टाइम के अंदर इंटीग्रेट करेंगे डिपार्टमेंटल वेबसाइट से, जो लिंक नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में तो भरतपुर के रवन्ना हरियाणा में भी कर सकते हैं, तो ये सारी जो लूप होल्स है वो बंद कर देंगे। उसके बाद में माइनिंग तो होगी रिमोट एरिया में, लेकिन बिकेगा माल शहरों में। हर रास्ते में 2 या 3 तो पुलिस स्टेशन आते हैं, हम कोई भी एक पुलिस स्टेशन चूज़ कर लेंगे जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक है,
वहाँ हम एक एआई कैमरा लगा देंगे। उस एआई कैमरे से हमें वहाँ लगाने के लिए पुलिस स्टेशन ये है कि हमारा एआई कैमरा सिक्योर ले आएगा, नहीं तो इलीगल वाले वो हमारा एआई कैमरा भी ले जाएंगे जी। तो उस एआई कैमरे से जब तक वहाँ पहुँचेगा वो बता देगा, वो रीड कर लेगा कि ये उस लीज से आया है, ये मिनरल है, इस वेट का है और ये है। वो हम उसमें चेक कर लेंगे और वो वापस हमारे पास डेटा चला जाएगा। और फोर्थ स्टेज पे हम आई चेक गेट्स लगाएंगे, जो कि हम इंटर स्टेट बॉर्डर्स या जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ लगाएंगे। तो उसमें भी एआई कैमरा, तो नोटिस अगर उसने कोई बीच में से कोई आ गया और उसके पास में एआई ने रीड कर लिया कि इसके पास रवाना नहीं है, तो उसको जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नोटिस जनरेट होते हैं, वो ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट हो जाएंगे। उसको लिंक मिल जाएगा कि आप इतने पैसे जमा कराएं, जब भी वो आपको एक्टिवेट होगा, और नहीं तो आप नहीं माइंस कर सकते। लीज के लिए जो वाहन होंगे वो भी हम डेडिकेटेड करेंगे, उनमें भी एक कलर कोड दे देंगे। ये हमारी पूरी व्यवस्था जी है। सर, अब थोड़ा सा रैपिड फायर की तरह मैं जी क्वेश्चन चाहूँगी। RSMMET फंड का उपयोग अप्रधान खनिज एक्सप्लोरेशन के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हमारे आलोक जैन साहब ने, जो एडिशनल डायरेक्टर जियोलॉजी है, पूर्ण जवाब दिया था। मैं उसको और थोड़ा सा सप्लीमेंट कर दूं कि RSMET में एक लिमिटेड फंड होता है और खनिज दो तरह के होते हैं, प्रधान और अप्रधान खनिज। तो प्रधान खनिज की देश के लिए आर्थिक और वित्तीय और जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए हम उसका उपयोग उसमें ज़्यादा करते हैं। माइनर मिनरल चूँकि सर्फेशियल मिनरल है और आसपास की लीजों से देखने से या ऊपर देखने से भी अवेलेबल हो जाता है, इसलिए जो डीप सीटेड मिनरल है उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है सर, अप्रधान खनिजों के ब्लॉक्स का जो आवेदन है या कहें कि नीलामी जो है वो बिना एक्सप्लोरेशन की जा रही है, क्या ये सही है? हाँ, अप्रधान जो MMDR एक्ट है उसका सेक्शन 5(2) ये कहता है कि कोई भी लीज बिना मिनरल की एविडेंस के आप नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि सरफेस ये माइनर मिनरल्स हैं, ये सरफेस पे मिलते हैं, यह हमारी लीज के कंटिन्यूटी में है, तो उनकी जो एक्सप्लोरेशन या मिनरल एग्जिस्टेंस है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। आज नदी में बजरी देने हैं, हम प्लॉट काट रहे हैं तो पता है कि नदी में बजरी मिलेगी। ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइटिक रॉक ही पता चल जाएगा, मार्बल की रॉक पता चल जाएगी, सैंडस्टोन की रॉक पता है, तो इसलिए उसके अंदर डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं होती। जी सर, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स के एक्सप्लोरेशन में क्या योगदान है? क्रिटिकल मिनरल में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहला क्रिटिकल मिनरल का ब्लॉक है। अगले महीने जो ऑक्शन होगा वो राजस्थान से होगा, पूरे देश के अंदर। ये पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। और क्रिटिकल मिनरल के अंदर सारी प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज हमारे जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स, हमारे कलीग्स हैं, वो सारी करके देते हैं। एक स्टेज तक कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद में आगे की जो एक्सपर्टीज़ है वो MECL है या AMD के पास में है या GSI के पास में है, वो हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल वर्क हमारा ही किया हुआ होता है। ठीक है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक लास्ट में, क्योंकि जब पहला पैनल खत्म हुआ था तो गौरव जी ने गाना गा के आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था दोस्ती का। आप कुछ लाइनों पंक्तियों के साथ या गाने के साथ आप जवाब देना चाहेंगे अंत में? हंसते हैं सितारे गगन बदला, उड़ते हैं पंछी चमन बदला, मगर इस GTV के ऑडियंस और मेरे भाई लोगों की जो तसल्ली है वो यही बता रही है कि स्थान तो वही है लेकिन सिर्फ माहौल बदला। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष दवे सर से अनुरोध है कृपया आप पधारें और मोमेंटो प्रदान करें। और सर के विश्नोई सर, कृपया आप भी पधारें और मोमेंटो प्रदान करें। आप भी पधारें और आप आइए सर।